Namaste everyone. I welcome you all again for our next session which is IVF related problems and solutions part 2. मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मेडलिंक IVF सेंटर पटियाला, गुरबख्श कॉलोनी, आप सबका इस नेक्स्ट लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक हमने जो लाइव सेशन किया था उसमें हमने IVF रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ पिछले सेशन में थे। जो लोग हमारे साथ पिछले सेशन में नहीं थे, मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ करना चाहूँगी। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था कि IVF से रिलेटेड सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, IVF के सक्सेस रेट को लेके जो लोगों के मन में शंका रहती है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि IVF का जो सक्सेस है वो 100% गारंटेड नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि विमेंस एज, एग क्वालिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी एंड द रीज़न फॉर द इनफर्टिलिटी। फिर हमने सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया था कि IVF का ट्रीटमेंट है, बहुत लोगों के मन में भय होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ये ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसमें जो लगने वाली इंजेक्शंस होते हैं वो भी बिल्कुल पेनफुल नहीं है। और IVF के ट्रीटमेंट के दौरान या IVF के ट्रीटमेंट के बाद आप में से किसी को भी अगर अपने कामकाज से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है और आप बड़ी कंफर्टेबली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने कॉस्ट के रिगार्डिंग भी डिस्कशन की थी। IVF आजकल बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। IVF का ट्रीटमेंट 75,000 से लेके 1 लाख या फिर कभी कभी 1.5 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी क्या है, रीज़न फॉर IVF का क्या है, उस पर डिपेंड करता है कई बार ट्रीटमेंट का कॉस्ट। तो आज हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हम पुराने कुछ पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट अगेन सक्सेस रेट ऑफ IVF, क्योंकि जब भी कोई कपल हमारे पास IVF के लिए आता है तो सबसे पहले उनके मन में यही होता है कि अगर ये 100% गारंटीड ट्रीटमेंट नहीं है तो ये महंगा ट्रीटमेंट क्यों करवाएं या इतने सारे इंजेक्शंस क्यों लगवाएं। देखिए IVF का ट्रीटमेंट, आज इस ट्रीटमेंट को मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं। वर्ल्ड का सबसे पहला IVF भी आज से ऑलमोस्ट मोर देन 40 ईयर्स पहले बॉर्न हुआ था इन द सेम ईयर इन UK एंड इन इंडिया। उसके बाद आज 42 ईयर्स में मोर देन 8 to 10 मिलियन बेबीज जो हैं IVF के ट्रीटमेंट से पैदा हो चुके हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि IVF का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता ही नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कपल्स को पहली बार में ही IVF के ट्रीटमेंट में सक्सेस मिल जाए। कई बार आपको 2 या 3 साइकिल्स भी करवाने पड़ सकते हैं। तो IVF के ट्रीटमेंट को और बेटर, इसकी सक्सेस रेट को और इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसके ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट को मैक्सिमम बढ़ा सकें। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो होते हैं वाइफ्स एज एंड हर ओवेरियन रिजर्व। एज के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन की है। लेडीज़ की एज जैसे जैसे 35 से ऊपर जाती है, उनकी जो एग्स की क्वालिटी है वो नेचुरली डाउन होती चली जाती है। तो जो IVF के जो सक्सेस रेट होते हैं वो लेस देन 30 ईयर की एज में बेस्ट होते हैं। और जब 30 से 35 ईयर के बीच में एक लेडी की एज है तो IVF की सक्सेस रेट एवरेज होते हैं। अबव द एज ऑफ 37, 38 या फिर 39, 40 के बाद ये सक्सेस रेट बहुत डाउन हो जाते हैं, जैसे लेस देन 10 to 20% हो जाते हैं। तो अगर कोई कपल IVF एक साइकिल करवाता है तो उनका जो सक्सेस रेट है वो 30 to 50% तक रहता है। अगर कोई कपल 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर या 3 IVF की साइकिल करवाते हैं तो ये सक्सेस रेट 80 to 90% तक भी जा सकते हैं। तो अगर आप अपने IVF के सक्सेस रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी एज बढ़ने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको IVF करवाने की एडवाइस दी है या आपकी मैरिज को काफ़ी ईयर्स हो गए हैं या फिर किसी भी और रीज़न से आपके लिए IVF करवाना ज़रूरी है, तो आप अपनी एज को ज़्यादा बढ़ने मत दें। आप समय पर ट्रीटमेंट करवाएं सो दैट यू हैव द बेस्ट IVF सक्सेस रेट्स। सेकेंड थिंग इज ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व यानी कि एक अंडाशय का पोटेंशियल। ओवेरियन रिजर्व को हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एक ब्लड टेस्ट जिसको कि एंटी मिलेरियन हार्मोन टेस्ट या AMH टेस्ट कहते हैं, उसके द्वारा हम चेक करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व 35 की एज तक एक सामान्य लिमिट में रहता है, बट कभी कभी एज से पहले भी, जैसे 30 की एज से पहले या 35 ईयर्स की एज से पहले भी ये ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल से डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ओवेरियन रिजर्व कम होता जाता है तो चाहे हम IVF का ट्रीटमेंट करें या कैसा भी ट्रीटमेंट करें,
ऐसी महिलाओं का सक्सेस रेट हमेशा लोअर साइड पे रहता है। तो अगर आप किसी कारण से अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं तो आपको अपना ओवेरियन रिजर्व जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रूटीन चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाकर अपना एंट्रल फॉलिकल काउंट भी चेक करवा सकते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट भी हमें डायरेक्टली ये आइडिया देता है कि एक महिला की अंडाशय में एग बनने का कितना पोटेंशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ एग्स आईवीएफ में इंजेक्शन देने के बाद कितने बनते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। इसलिए आप अपनी एज का और सीरम AMH लेवल्स हैं जो उनका ध्यान रखते हुए आईवीएफ करवाएं तो आप बेस्ट सक्सेस रेट पा सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किन कारणों से किसी कपल को आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जब भी कोई कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ आता है तो चाहे 1 साल या 1.5 साल ही हो गया हो, सबसे पहला टेस्ट जो किसी महिला को रिकमेंड किया जाता है वो होता है ट्यूबल पेटेंसी टेस्टिंग। बहुत सारी महिलाओं के मन में बहुत शंका होती है कि शायद ये टेस्ट करवाने के बाद हमारे अंदर कोई कमी आ जाएगी या ये टेस्ट बहुत पेनफुल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट इतना पेनफुल नहीं होता है। इसको हम एक्सरे के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा कर सकते हैं। ज़्यादातर सेंटर्स में ये टेस्ट करने से पहले कुछ ऐसे इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं ताकि आपको उतना पेनफुल ये टेस्ट ना लगे। फिर भी अगर टेस्ट करवाने के बाद किसी महिला की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो ऐसे केसेस में आईवीएफ का ट्रीटमेंट करना अनिवार्य होता है। ऐसे केस में आईयूआई करने से कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आपने अभी तक, आपकी शादी को 1 से 1.5 साल हो गया है या आप प्रेगनेंसी को ट्राई करते हुए आपको साल, 1.5 साल या 2 साल से ऊपर हो गए हैं और आप ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं करवा रहे हैं किसी डर के कारण या भय के कारण, तो आप ये टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप इस टेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं या आप अपनी कोई क्वेरी मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। उसके अलावा अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इन हस्बैंड लाइक ओलिगोएस्टेनोटेरेटोजोस्पर्मिया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हस्बैंड के शुक्राणुओं की संख्या में या तो बहुत कमी होती है या उनकी मोटिलिटी कम होती है या फिर उनकी गुणवत्ता में बहुत कमी होती है, जिसको कि हम ओलिगोएस्टेनोटेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। ऐसे केसेस में अक्सर हम हस्बैंड को कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। अगर उनका उपचार पॉसिबल होता है तो हम कुछ दवाएं भी चलाते हैं, पर इन केस हस्बैंड के स्पर्म काउंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो कई बार ऐसे कपल्स को आईवीएफ करवाना ही सही रहता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, जो कि वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड इनिशियल असेसमेंट टेस्ट है। अगर आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस आपने अभी तक नहीं करवाया है और आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए 1.5-2 साल हो गए हैं तो प्लीज़ ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी लेबोरेटरी से सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसी बहुत सारी और समस्याएं हैं जिनके कारण कि किसी कपल को आईवीएफ की एडवाइस दी जा सकती है। उनमें से एक और कॉमन प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस। आप सबने एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुना होगा। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जब गर्भाशय की परत, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो गर्भाशय के अंदर के अलावा बाकी अंगों में जैसे कि अंडाशय, पेल्विस या ट्यूब्स, उन जगहों पे जाकर ये चिपकनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि अंडाशय में कई बार सिस्ट भी बन जाती है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या फिर चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो जिन महिलाओं में चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम होती है या पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है तो इन महिलाओं को कंसीव करने में कई बार काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में उनका कई बार ओवुलेशन प्रॉपर या समय पर नहीं होती, या अगर एग बन भी रहा होता है तो ड्यू टू पेल्विक एडिशंस वो एग फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण कि ये महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसे केसेस में भी हमें बहुत बार आईवीएफ रिकमेंड करना पड़ता है, स्पेशली उन केसेस में जिनमें कि एंडोमेट्रियोसिस एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। इसके अलावा पीसीओडी आप सबने सुना होगा, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि एक लेडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण कि ओवुलेशन समय पर नहीं हो पाती। ओवुलेशन समय पे ना होने के कारण नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल नहीं होता और उनके पीरियड्स भी बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। कई बार इन महिलाओं का उपचार सिंपल दवाओं से या लो डोज इंजेक्शन से और आईयूआई से हो जाता है,
पर आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आती हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ, जिनको कि किसी भी तरह से और किसी ट्रीटमेंट से उनका ओवुलेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में कई बार आईवीएफ करना अनिवार्य हो जाता है। तो पीसीओडी भी एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा लो ओवेरियन रिजर्व, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी महिला का ओवेरियन रिजर्व बहुत लो हो गया है तो ऐसे केसेस में आप सिंपल ट्रीटमेंट से, खाने वाली दवाओं से कई बार नहीं कंसीव कर सकते, या फिर अगर आपकी एज 35 या 36 से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको सिंपल ट्रीटमेंट शायद उतना फ़ायदा नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली आईवीएफ ट्रीटमेंट को चूज करें। इससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। इसके अलावा कुछ कपल्स कई बार कई सालों तक सिंपल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जैसे कि कई साइकिल्स आईयूआई के करवाते हैं या सिंपल दवाओं पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। पर अगर आपको ये सब करने के बावजूद या मल्टीपल साइकिल्स ऑफ आईयूआई करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिली है तो आपको आईवीएफ करवा लेना चाहिए। आपको आईवीएफ करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे मेडलिंक आईवीएफ में पिछले 10 से 12 सालों में बहुत सारे ऐसे कपल्स को ट्रीट किया है जिनको 10, 15 या 20 सालों तक कभी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। कुछ कपल्स में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का प्रॉब्लम था, कईयों को उनको ऑपरेट भी करना पड़ता है हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के केसेस को, जिनमें सिस्ट काफ़ी बड़ी होती है। कई बार लेप्रोस्कोपी से उस सिस्ट को रिमूव करने के बाद उनका आईवीएफ किया जाता है, जिससे कि सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनका एंडोमेट्रियोसिस के बाद आईवीएफ करवाने के बाद वो फर्स्ट या सेकंड साइकिल में सक्सेसफुल रहे हैं। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे गूगल वेबसाइट पे हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पीसीओडी के केसेस भी आए हैं जिनको आईवीएफ करवाना बहुत ज़रूरी था, या जिनके मल्टीपल प्रीवियस साइकिल्स ऑफ आईयूआई फेलियर्स थे। दे हैव ऑल्सो अंडरगोन आईयूआई, और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं उनमें से जो अपने फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर गए हैं। तो इसलिए उससे उनका बहुत टाइम सेव होता है। तो इस करके अगर आपको लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। आप हमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या आप हमें क्वेरीज लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट सेशन में उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप अभी उनको मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज।